लाते हो बेटा बात। हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज देवशीष पांडे एंड वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। लास्ट क्लास में हमने सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस की बात करी थी और आज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करने जा रहे हैं दैट इज विद रेफरेंस टू मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का पूरा चैप्टर आपको बेयर एक्ट से नहीं पढ़ना है, ठीक है। मेंटेनेंस का पूरा चैप्टर मैं यहां पे आपको एक चार्ट फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और वो जो चार्ट होगा वो इतना इंफॉर्मेटिव होगा दैट एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दैट चैप्टर। तो ये जो मेंटेनेंस की बात है इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा एंड आपका पूरा ही पूरा जो मेंटेनेंस का चैप्टर है वो अभी 15 मिनट के अंदर, 15 तो नहीं खैर, थोड़ा सा ज्यादा समय भी लग सकता है, बट वी विल कंप्लीट इट एट वन गो, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। मेंटेनेंस सेक्शन 144 से 147 तक, 144 से 147, दिस डील्स विद मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या होता है जनरली? सीआरपीसी या पर्सनल लॉज या बीएनएसएस मेंटेनेंस को डिफाइन नहीं करता है। मेंटेनेंस का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता उसको बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना इज नोन एज मेंटेनेंस। इनिशियली जब हम पढ़ते थे तो मेंटेनेंस जो था दैट वाज लिमिटेड टू फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर, जिसको हम हिंदी में बोलते थे रोटी कपड़ा मकान। द डेफिनेशन ऑफ मेंटेनेंस वाज वेरी लिमिटेड अर्लियर। अर्लियर क्या होता था? अर्लियर का मतलब आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले तक लोगों की जरूरतें बहुत कम थी, ठीक है। एंड द ओनली थिंग दे नीडेड वाज फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। रोटी कपड़ा मकान मिल जाता था तो इंसान जी सकता था। बट आज के टाइम पे उसके अलावा देर आर लॉट ऑफ फेसेट्स ऑफ मेंटेनेंस जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं मेडिकल की, हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो ये भी कुछ एसेंशियल्स हैं जिसको अब मेंटेनेंस की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी इंसान जब अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता, ही डज नॉट हैव द सफिशिएंट मींस टू मेंटेन हिमसेल्फ, और दूसरा व्यक्ति उसको उसकी फूडिंग, क्लोथिंग, शेल्टर, मेडिकल, एजुकेशन, इन चीजों के लिए जब पैसे देता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मेंटेनेंस कहते हैं, ठीक है। अब मेंटेनेंस का जो प्रिंसिपल है वो आपको पता है कि पर्सनल लॉज में भी होता है, चाहे हिंदू लॉ हो, मुस्लिम लॉ हो, क्रिश्चियन लॉ हो, कोई भी और भी किसी भी धर्म का लॉ हो। तो जो मेंटेनेंस का प्रिंसिपल है वो पर्सनल लॉज में भी दिया जाता है। लेकिन जब आप सीआरपीसी को पुरानी देखें 125 को, 125, या आप बीएनएसएस को देखें सेक्शन 144 में, तो द कंसेप्ट ऑफ मेंटेनेंस इज प्रोवाइडेड हियर ऑल्सो। सवाल यह था कि व्हाई द प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस इज प्रोवाइडेड अंडर सीआरपीसी अर्लियर एंड नाउ इन बीएनएसएस। तो there are judgments of the honorable supreme court. We will start with the basic definition. पहले तो अपन ने ये समझ लिया कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, मेडिकल, these are the things that are included under the definition of maintenance, ठीक। दूसरी चीज हमने समझी कि मेंटेनेंस पर्सनल लॉज में भी होता है और बीएनएसएस में भी दिया है। तो देयर वाज अ केस जिसका नाम है भगवान दत्त, भगवान दत्त वर्सेस कमला देवी, भगवान दत्त वर्सेस कमला देवी। इस केस में यह समझाया गया कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी विच इज नाउ सेक्शन 144 ऑफ द बीएनएसएस, कि ये जो रेमेडी है मेंटेनेंस की, ये पहली चीज तो एक स्पीडी रेमेडी है, क्योंकि इसको क्रिमिनल नेचर का बनाने की वजह से जो सिविल केसेस की पेंडेंसी है उससे जो मेंटेनेंस का कंसेप्ट है वो स्पीडी बन जाता है। इसके साथ में ये एक इकोनॉमिकल रेमेडी है और इसके साथ में ये एक सेकुलर रेमेडी है। दिस प्रोविजन अभी हम डिस्कस करेंगे, मुस्लिम लॉ में भी शाहबानो बेगम भी डिस्कस करेंगे, डेनियल लतीफी भी डिस्कस करेंगे। द आइडिया इज कि दिस प्रोविजन ऑफ द बीएनएसएस इज सेकुलर इन नेचर इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। एनी पर्सन कैन क्लेम मेंटेनेंस बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 144 ऑफ द बीएनएसएस। पहली बात आपको यह समझ में आई दैट व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 144। अब आगे बढ़ते हैं तो ये बात आपको समझ में आई। जब आप इस चैप्टर को देखते हैं
तो इस चैप्टर में कौन कौन मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है? तो जो पहला पॉइंट अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है हु कैन क्लेम मेंटेनेंस। हु कैन क्लेम मेंटेनेंस? हु कैन क्लेम मेंटेनेंस? तो सर, वाइफ्स, वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, ये तीन लोग हैं जिनको बीएनएसएस के अंदर मेंटेनेंस मिलता है। मतलब दीज आर द थ्री पीपल हु कैन क्लेम मेंटेनेंस। कौन कौन? वाइफ्स, जानबूझ के मैंने वाइफ्स लिखा है, वाइफ नहीं लिखा, क्योंकि देर इज अ क्लॉज, वो मैं आपको समझाऊंगा कि सेकेंड मैरिज भी अगर हुई है तो उसको भी मेंटेनेंस देना पड़ सकता है इन सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, इसलिए मैंने वाइफ्स लिखा है। तो वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, तीन लोग हैं जो एलिजिबल हैं टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर दिस चैप्टर। ठीक है? हस्बैंड्स को इस चैप्टर के अंदर मेंटेनेंस नहीं मिलता है। इस चैप्टर का कहीं पे भी नहीं मिलता है। प्राइवेट लॉज में, पर्सनल लॉज में कहीं कहीं हो सकता है, फिट इन कर सकते हो, बट जनरली नहीं मिलता है। हिंदू लॉ में मिल सकता है, ठीक है, मुस्लिम लॉ में भी शायद प्रोविजन होगा, मुझे क्लियर नहीं है, बट जनरल रूल मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है? हु कैन क्लेम मेंटेनेंस। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि अंडर द बीएनएसएस द वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स आर एलिजिबल टू क्लेम मेंटेनेंस। लेकिन एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इफ एनी पर्सन इज कमिंग टू द कोर्ट टू क्लेम मेंटेनेंस, तो उनको तीन चीजें हमेशा प्रूव करनी होती है। पहली चीज, उनको प्रूव करना होता है कि वो जिससे भी मेंटेनेंस मांग रहे हैं उसके पास सफिशिएंट मींस टू मेंटेन है। सफिशिएंट मींस है, और सफिशिएंट मींस होने के बाद भी वो व्यक्ति उनको निग्लेक्ट और रिफ्यूज कर रहा है टू मेंटेन, और जो व्यक्ति मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है दे आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्स, क्लेमेंट। ठीक? तीन बात समझ में आई आपको? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप 144 से 147 बीएनएसएस के अंदर बात करते हैं मेंटेनेंस की, तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि वाइफ्स, चिल्ड्रन और पेरेंट्स मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। दैट इज पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, इफ एनी ऑफ दीज थ्री आर क्लेमिंग मेंटेनेंस, तो उनको कोर्ट में जो पहली चीज प्रूव करनी होगी वो ये होगी, पहला, कि वो जिससे भी मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं उस व्यक्ति के पास सफिशिएंट मींस है। दूसरा, वो व्यक्ति सफिशिएंट मींस होने के बावजूद मेंटेन करने के लिए निग्लेक्ट या रिफ्यूज कर रहा है। और तीसरी बात, जो मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है दैट पर्सन, द क्लेमेंट, इज अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ। ये तीनों चीजें जब प्रूव होंगी तभी आप एक मेंटेनेंस का सूट दायर कर सकते हैं, या इफ यू कैन गेट मेंटेनेंस ओनली इफ दीज थ्री सिचुएशंस आर फुलफिल्ड। ठीक बात? यहां तक की बात समझ में आई आपको? तो अभी तक वी हैव अंडरस्टूड कि भाई सिंपल सिंपल बातें, व्हाट इज मेंटेनेंस, व्हाई अंडर बीएनएसएस देयर इज मेंटेनेंस, what is included in maintenance, who can claim maintenance, on what grounds can maintenance be claimed. So these are precisely the grounds on which maintenance can be claimed. ठीक? अब हम बात करेंगे कि किसको कैसे कैसे मेंटेनेंस मिलेगा। ठीक है? अब हम मेन चीज पे बात करेंगे, हु आर एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। हु आर एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। हु आर एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। ठीक? आइए देखिए, सबसे पहला है वाइफ। ठीक है? सबसे पहला वाइफ, अपन ने ऊपर लिखा ही था, वाइफ। उसके बाद आएगा आपके लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड, मैरिड और नॉट, मैरिड और नॉट।
ठीक है, समझाऊंगा क्या है क्या नहीं है। तीसरा आएगा लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट सन स्लैश डॉटर, डॉटर नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर। मैं समझाता हूं, एक मिनट, है ना। मैरिड डॉटर, डॉटर जो कि फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड है। ठीक। और चौथा आता है फादर एंड मदर। ठीक है, फादर एंड मदर। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि कौन ऐसे लोग हैं जो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड है। ऊपर भी अपन ने देखा था और नीचे भी यही बात कह रहा है कि वाइफ, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड, मैरिड और नॉट, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट सन और डॉटर, नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर, हु आर फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड, और लास्ट कह रहा है फादर एंड मदर। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। अब जो है कहानी यहां से थोड़ी सी इंटेंस होगी, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब यहां से सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। यहां तक का तो फिर भी आसान था, कहानी की शुरुआत अब हो रही है। ठीक है, ये तो झांकी थी, पिक्चर अभी बाकी है। तो बेसिक बात आपको समझ में आई कि साहब अगर आपको किसको किसको मेंटेनेंस मिल सकता है, तो ब्रॉड में हमने समझा था वाइफ्स, चिल्ड्रन और पेरेंट्स। उसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, चिल्ड्रन में लेजिटिमेट इलेजिटिमेट चाइल्ड आ गया, मैरिड और नॉट, और लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट सन और डॉटर हो गया, नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर, फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड। अब ध्यान से सुनिए द डेफिनेशन ऑफ वाइफ। अब आ जाइए द डेफिनेशन ऑफ वाइफ। जब वाइफ की डेफिनेशन को आप देखते हैं विद इन द एक्ट, तो वाइफ में कौन कौन आता है सबसे पहले ये देखिए। वाइफ में जब आप इसके एक्सप्लेनेशन को ही पढ़ते हैं तो वो कहता है अ डिवोर्स्ड वाइफ, डिवोर्स्ड वाइफ नॉट रीमैरिड, नॉट रीमैरिड। मतलब सिंपल बात है कि एक वाइफ जो है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैरिड वाइफ ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। देखो मेरी बात सुनो, समझो इस बात को। पहला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वाइफ का, ठीक है। सिर्फ आप इतना समझो कि वाइफ सेक्शन 144 या इस चैप्टर के अंदर इसके पास पावर है मेंटेनेंस को क्लेम करने की, ठीक। लेकिन पहली चीज तो इनको प्रूव करनी पड़ेगी कि जिससे भी ये क्लेम कर रही है, मतलब हस्बैंड से ये अगर मेंटेनेंस क्लेम कर रही है, तो इनको प्रूव करना पड़ेगा कि हस्बैंड के पास सफिशिएंट मींस है, रिफ्यूजल और निग्लेक्ट है, और जो वाइफ है उसके पास सफिशिएंट मींस नहीं है अपने आप को सस्टेन करने के लिए। अब सवाल यह आता है कि वाइफ की कैटेगरी में कौन कौन आएगा। तो सबसे पहला है डिवोर्स्ड वाइफ नॉट रीमैरिड। देखो, जब तक शादी चल रही है, भले चाहे लड़ाई झगड़ा हो गया है, दोनों अलग अलग रहने लगे हैं, वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो कहने का मतलब शादीशुदा कपल के बीच में भी जो वाइफ है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, और जब उनका डिवोर्स फाइनल हो गया कोर्ट से, तब भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, जब तक कि उनकी दोबारा शादी नहीं होती। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि एक लीगली वेडेड वाइफ तो एलिजिबल होगी ही मेंटेनेंस के लिए, लेकिन एक लीगली वेडेड वाइफ के अलावा एक डिवोर्स्ड वाइफ जिसकी शादी नहीं हुई है, शी इज ऑल्सो एलिजिबल टू गेट मेंटेनेंस। तो यहां पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये रेड बहुत अजीब लग रहा था इसलिए ब्लू ले लिया मैंने। लीगली वेडेड वाइफ जो अभी उसकी वाइफ है वो तो ले ही सकती है, लेकिन अगर उनका डिवोर्स भी हो गया है तो भी अ डिवोर्स्ड वाइफ हु हैज नॉट रीमैरिड वो जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। हालांकि एक बात और बताओ, जब भी कोई वाइफ कोर्ट ऑफ लॉ में मेंटेनेंस मांगने जाती है, तो सबसे पहली चीज जो कोर्ट चेक करता है वो ये चेक करता है कि इस इंसान, इन दोनों लोगों में मैरिज का सोलेमनाइजेशन हुआ है या नहीं। हालांकि उसके लिए जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो बहुत हाई नहीं होता है, मैरिज सर्टिफिकेट इज सफिशिएंट या मैरिज की फोटोज आर सफिशिएंट टू प्रूव दैट दे बोथ आर मैरिड।
बट जब भी कोई वाइफ मेंटेनेंस क्लेम करने जाएगी तो द फर्स्ट थिंग दैट इज बीइंग चेक्ड बाय द कोर्ट इज कि इनकी शादी हुई थी। तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वाइफ के ऊपर सबसे पहले इस चीज का होता है कि वो प्रूफ करे दैट दे बोथ वर लीगली मैरिड, पहली चीज। उसके बाद वो प्रूफ करे कि सफिशिएंट कॉज और नॉट सफिशिएंट कॉज। सर ग्राउंड्स में हमें जो थर्ड पॉइंट देखा है अनएबल टू मेंटेन, व्हाट इफ ही इज एबल टू मेंटेन हर सेल्फ, तो क्या वो क्लेम नहीं कर सकती सर? सम नेटवर्क इशू फ्रॉम योर साइड। कट कट के बीच में आ रही है आवाज। नहीं हो सकता है माइक्रोफोन। अगर सबको दिक्कत आ रही, आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं, ठीक है? अगर आप बाकी नहीं लोगों नहीं को सर, सही ठीक आ है। रहा, इधर ठीक है सर। सही है, ठीक है। तो सर आपकी साइड से कुछ नेटवर्क इशू होगा, तो आप देख लीजिएगा, है ना अमित जी? तो मैं कह रहा हूं, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। आई हैव रेड योर क्वेश्चन, वी विल टेक इट। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मानिक जी। सो द आइडिया हियर इज कि मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है, बिल्कुल दूंगा। और इसका एक बार कंसेप्ट पूरा कर लेते हैं, फिर आई टेक ऑल द क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस होंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि पहली चीज आ गई कि एक लीगली वेडेड वाइफ जो होती है वो एलिजिबल होती है टू क्लेम मेंटेनेंस। उसके साथ में ही अगर कोई डिवोर्स्ड वाइफ है हु हैज नॉट रीमैरिड, तो उसके पास भी मेंटेनेंस का अधिकार होता है। ये दोनों चीजें तो चलिए आपको पता थी या आपने सुनी थी। अब सवाल आता है, कैन अ सेकेंड वाइफ कैन अ सेकेंड वाइफ क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड? तो इसका आंसर है कि जनरल रूल है कि शी कैनॉट क्लेम। ठीक। लेकिन लेकिन अगर अगर क्योंकि देखो, आप सेकेंड वाइफ को नहीं दे रहे हो राइट टू क्लेम द मेंटेनेंस। अगर हम हिंदू लॉ की बात कर रहे हैं प्रिसाइजली, ठीक है। मुस्लिम पर्सनल लॉस पे इस पे हम अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि पर्सनल लॉस मेरा एक्सपर्टीज है भी नहीं पर्सनल लॉज में, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। बट अगर हम सिंपल आपको समझाएं, ठीक है, तो उसमें यह है कि भाई ऑब्जेक्ट क्या है, बाइगैमी को रिड्यूस करना या उसको डिस्करेज करना। तो अगर आप सेकेंड वाइफ को मेंटेनेंस देने लगोगे तो कहीं ना कहीं जो क्या नाम है, उस प्रिंसिपल को आप सपोर्ट कर रहे हो। तो सेकेंड वाइफ के लिए लॉ कहता है कि अगर एक लीगली वेडेड वाइफ है और अभी इनका डिवोर्स नहीं हुआ है, ठीक है, और किसी ने दूसरी शादी कर ली है और उससे भी उसका तलाक हो गया या उससे भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर रही है, तो सेकेंड वाइफ एलिजिबल नहीं होगी। लेकिन लेकिन इसका एक एक्सेप्शन आता है, इसका एक एक्सेप्शन आता है कि अगर जो सेकेंड वाइफ थी शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ द फर्स्ट मैरिज और उसको धोखे से उससे शादी कर ली गई बिना उसको बताए दैट देयर एग्जिस्टेड द फर्स्ट मैरिज, तो ऐसी परिस्थिति में द सेकेंड वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम द हस्बैंड। तो मैं क्या कह रहा हूं, एक्सेप्शन में, इफ सेकेंड वाइफ अनअवेयर ऑफ फर्स्ट मैरिज फर्स्ट मैरिज वॉज अनअवेयर ऑफ फर्स्ट मैरिज, तो ऐसी परिस्थिति में यू कैन डू दैट। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में यू कैन डू। करेक्ट। बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह का केस था जिसने ये सेकंड वाइफ के कंसेप्ट को बताया था। बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह, उर्मिला बादशाह, बादशाह वर्सेस बादशाह बोलते हैं या बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह बोलते हैं, ठीक है। ये केस था जिसने ये बोला कि सेकेंड वाइफ को एज अ रूल मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कि सेकेंड वाइफ के साथ फ्रॉड हुआ है एंड शी वाज नॉट अवेयर दैट द मैन हैड ऑलरेडी अ मैरिज, तो इन सच अ सिचुएशन शी कैन बी गिवन मेंटेनेंस। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? अब बात आती है मुस्लिम वुमेन की। ठीक है, अब बात आती है मुस्लिम वुमेन की, मुस्लिम वुमेन की। अब देखो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, विद माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मुस्लिम लॉ। बच्चा मेरे एचपीजी, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं कहीं भाग के नहीं जा रहा हूं। एक बार कंसेप्ट पूरा हो जाए, 80 से 90% क्वेश्चंस आपके खुद ही खत्म हो जाएंगे। मैं एक तरीके से पढ़ा रहा हूं ताकि आपकी चीजें जो है ना वो सेट हो जाए आपके दिमाग में, ठीक है। तो वंस आई कंप्लीट दिस देन आई विल टेक क्वेश्चंस, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है, आप चाहो अपना एड्रेस भी दे दें, हम कहीं जा नहीं रहे। आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस, फर्स्ट लेट मी कंप्लीट, है ना। अब मैं आपसे कह रहा हूं मुस्लिम वुमेन के कंसेप्ट में मैं आपको बताता हूं क्या चीज है। ध्यान से सुनिएगा, मुस्लिम लॉ का जितना मुझे अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूं।
देखिए, जब मेंटेनेंस की बात आती है एक मुस्लिम मैरिज में, तो पहले जो लॉ एग्जिस्ट करता था वो ये कहता था कि मुस्लिम विमेन जो है उनके पास इद्दत पीरियड तक मेंटेनेंस लेने का अधिकार है। सिंपल भाषा में बता रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग ऑन द टेक्निकलिटीज, कि इद्दत इद्दत पीरियड तक दे हैव द राइट टू गेट मेंटेनेंस। ठीक। उसके बाद एक केस आया जो लैंडमार्क केस था, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। अभी मैं लिखवा दूंगा। तो शाह बानो बेगम ने कहा कि जो मेंटेनेंस है वो सिर्फ इद्दत पीरियड तक के लिए नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी अगर द वुमेन इज नॉट एबल टू मेंटेन हर सेल्फ, तो वो सेक्शन 125 सीआरपीसी यानी कि 144 बीएनएसएस के अंदर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ठीक। ये कहा शाह बानो बेगम ने। उसके बाद ये मुस्लिम मैरिज एक्ट में एक अमेंडमेंट लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें यह कहा गया कि जो मेंटेनेंस है वो सिर्फ और सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही दिया जाएगा, बट इतना सफिशिएंट दिया जाएगा कि वो इद्दत पीरियड के बाद भी कंटिन्यू हो। इसका कहने का मतलब है कि आप मेंटेनेंस तो इद्दत पीरियड तक ही दोगे, लेकिन द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस विल बी सच कि वो इद्दत के बाद भी किसी महिला को मेंटेन कर सके, उसकी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल कर सके। ये जो मुस्लिम मैरिज एक्ट में गवर्नमेंट का एक अमेंडमेंट आया था उसके थ्रू हुआ। उसके बाद डेनियल लतीफी का केस आया। तो डेनियल लतीफी के केस में जो ये अमेंडमेंट था, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक किया गया और कहा गया कि अगर इद्दत पीरियड तक मेंटेनेंस दिया जा रहा है तो आप दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर उस महिला को सस्टेन करने के लिए मेंटेनेंस की जरूरत है तो उसको 125 सीआरपीसी या 144 बीएनएसएस में आने दिया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने सिंपल इतना कहा कि अगर इद्दत पीरियड तक जो मेंटेनेंस दिया गया है वो इतना सफिशिएंट है कि वो उसको रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट है, तो फिर वो 125 सीआरपीसी में रेमेडी नहीं ले सकते। लेकिन अगर इद्दत पीरियड के दौरान दिया गया जो क्या नाम है आपका डावर था या जो भी था, वो इद्दत पीरियड में दिया गया अगर सफिशिएंट नहीं है, तो इद्दत पीरियड के बाद आप 125 सीआरपीसी या 144 बीएनएसएस में कोर्ट में जा सकते हो। दैट इज द एंटायर स्टोरी ऑफ मुस्लिम लॉ में द कंसेप्ट ऑफ मेंटेनेंस। ठीक। समझ में आया किसी को? देखो, मेरा मेरा एक ही सब्जेक्ट पूरे लॉज में वीक है, वो है पर्सनल लॉज। ठीक है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, पारसी लॉ, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जो मुझे थोड़ा सा कम आता है। ठीक है, उसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पे आप कुछ भी पूछें, पर जो मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया कि इनिशियली जो कंसेप्ट था दैट वाज मेंटेनेंस ओनली टिल द पीरियड ऑफ इद्दत। उसके बाद शाह बानो बेगम ने कहा कि आप इद्दत पीरियड के बाद भी 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो वहां पे बात वहां तक हो गई। उसके बाद गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाया और अमेंडमेंट के हिसाब से ये हो गया कि आपको मेंटेनेंस इद्दत पीरियड तक ही देना है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस है वो इतना होना चाहिए कि इद्दत पीरियड के बाद भी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए सफिशिएंट हो। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ अ इंस्टॉलमेंट पेमेंट विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। तो डेनियल लतीफी ने इसको कहा कि ये सही है, अगर आप इद्दत पीरियड में ही इस तरह से पेमेंट कर देते हो कि आपको मंथली मेंटेनेंस ना देना पड़े, तो देर इज नो प्रॉब्लम, यू डोंट नीड 144 और 125 सीआरपीसी। बट इफ इट इज नॉट सफिशिएंट, तो जो रेमेडी है वो 144 में की जा सकती है। बोलो, किसी को समझ में आया? किसी को समझ में आई मेरी बात? किसी को समझ में आई मेरी बात? सर, ये रूल जो इद्दत पीरियड का है, हम्म। ये हम्म। सिर्फ सिंगल वाइफ पे अप्लाई होगा या दोनों, अगर कि ओनली सेकंड वाइफ पे अप्लाई होगा? ये चीज मुझे भी चेक करनी पड़ेगी। ये मेरे हिसाब से तो जब पर्सनल लॉ में अगर मल्टीपल मैरिजेस अलाउड है तो वो सभी पे अप्लाई होगा। ऐसा नहीं इट इज ओनली फॉर द फर्स्ट वाइफ, और प्रॉबेबली वो जो फर्स्ट और सेकंड वाइफ का कंसेप्ट है दैट इज ओनली फॉर द हिंदू लॉ। वो सिर्फ हिंदू लॉ के कंटेक्स्ट में। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। इन्होंने किया क्या है कि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स 1986, इसमें जो है इन्होंने सेक्शन 31A को अमेंड किया और सेक्शन 5 को अमेंड करके ये प्रिंसिपल लाया। भाई बताओ, समझ में आया? यस और नो? कोई लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। यस सर, यस सर। बाकी लोग यस थम्स अप सर। दो यस यार। सर, यस सर। हाँ, तुम लोग शांत हो जाते हो एकदम से यार।
ठीक है, समझ गए? तो इतना लिमिटेड समझ लो, वैसे भी पर्सनल लॉज आपके यहाँ अभी आ नहीं रहे हैं इसमें, तो बहुत ज्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिस इज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ बीएनएसएस। पर्सनल लॉ जब होगा तब उसको वैसे देखा जाएगा, ठीक है। तो मुस्लिम विमेन के केस में आपने देखे दो केस। पहला देखा मोहम्मद अहमद खान, अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, ठीक है। इन्होंने कहा कि आफ्टर इद्दत, आफ्टर इद्दत मेंटेनेंस कैन बी क्लेम्ड, कैन बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी, 144 बीएनएसएस, ठीक। और उसके बाद डेनियल लतीफी का जजमेंट आया। उसके बाद ये बेसिकली ऐसा कहा जाता है, मुझे तो नहीं पता एग्जैक्टली ये शाह बानो बेगम के वकील थे ये डेनियल लतीफी जी। तो जब ये शाह बानो केस में आया और उसके बाद अमेंडमेंट आया, जैसे ये बात को कहीं ना कहीं कट डाउन कर दिया गया, तो डेनियल लतीफी जी इनके वकील थे, तो उन्होंने ने अपने नाम पे उस अमेंडमेंट को चैलेंज किया था, ठीक है। डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये दो केस आपको इसमें याद रखने हैं। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद एक और छोटा सा चीज रहता है, वो है लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स। तो आपको पता है कि आजकल जो है विद द चेंजिंग टाइम्स देयर आर पीपल हु प्रेफर टू लिव इन अ लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। तो वो चीज आप जानते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ फर्स्ट गोइंग ऑन कि भाई लिव इन रिलेशनशिप्स का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और लिव इन रिलेशनशिप के साथ कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं। वो इसलिए हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्चे पैदा होते हैं अगर, तो उनका इनहेरिटेंस का अधिकार किस प्रकार से होगा, या उनकी मतलब पेटर्निटी अगर छोड़ दिया किसी लड़के ने या कुछ हो गया, फिर उसकी पढ़ाई, उसका इनहेरिटेंस के राइट, बहुत सारी चीजें अभी ग्रे हैं विद रेफरेंस टू लिव इन रिलेशनशिप। लेकिन मेंटेनेंस के पॉइंट पर लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट क्लियर है कि अगर कोई दो लोग इन द नेचर ऑफ मैरिज यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं बहुत टाइम तक, एंड आफ्टर दैट द बॉय रिफ्यूजेस टू मेंटेन द गर्ल और समथिंग लाइक दैट हैपेंस, तो द women कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 144। डेफिनेटली सही लिखा है। डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पचाईमल का केस था जिसने ये बात कही थी, ठीक है। डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पचाईमल, इस केस में ये बात कही गई, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि वाइफ के डेफिनेशन में क्या क्या आता है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि कौन कौन सी वाइफ सर क्लेम कर इसमें सकती एक है। जी थोड़ा सा बताइए। क्वेश्चन है। जी जी बोलिए। सर जो लिव इन रिलेशनशिप है, मान लो सर दो लोग रह रहे हैं, पिछले 1 साल से रह रहे होंगे, 2 साल से रह रहे होंगे। उसके बाद वो शादी नहीं कर रहे हैं, मतलब अभी तक तो उनका कुछ था नहीं, देवर इन वैक्यूम। उसके बाद लड़का बोल रहा है कि अब मुझे शादी नहीं करनी है, उसने कहीं और शादी कर ली या इसके साथ शादी करने से मना कर दिया, तो क्या उस पर रेप केस हो सकता है? देखिए, इसमें बहुत सारे जजमेंट्स हैं, एंड थोड़ा सा ये आउट ऑफ कंटेस्ट, बट फिर भी मैं बता देता हूँ 2 मिनट का समय लेके। देखो, इसमें क्या होता है कि पहले तो ये कहा जाता था, पहले इसको रेप माना जाता था, बट विद द चेंजिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स आए हैं इस पॉइंट पे कि अगर सामने वाले ने एट द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज किया था विद द फेथ दैट ही विल डेफिनेटली मैरी दैट गर्ल, और उसके बाद सेक्सुअल रिलेशंस बनाए थे, तो उस केस में रेप हो सकता था। लेकिन अभी मुझे जितना याद आ रहा है, देयर इज अ रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जिसमें यह भी बात कही गई है कि अगर सामने वाले ने, मतलब दे हैव इंटरप्रेटेड इट इन सच अ वे कि जब उस लड़के ने प्रॉमिस किया था, तब वो अगर इसी स्टेट ऑफ माइंड में था कि वो शादी करेगा, बट आफ्टर एन ईयर और सो कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए जिसकी वजह से वो अगर शादी नहीं कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रेप, ठीक है। और उसके बहुत सारे केसेस हैं, क्योंकि दिस इज, देखो,
जो भी है, मतलब दो कंसेंटिंग एडल्ट्स के बीच में कुछ भी हो रहा है, दैट इज देयर चॉइस एट द एंड ऑफ द डे। बट लॉ इसको दोनों तरह से देखता है कि इसका मिसयूज भी ना हो और जस्टिस भी हो सके। तो इनिशियली जब ये रूल लिव इन रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, तब तो दैट वाज अ क्रिटिकल केस ऑफ रेप, और वहां पे पनिशमेंट्स भी हो रही थी। बट विद द चेंजिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि शायद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स अब लड़कों को भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि देयर माइट बी जेन्युइन केसेस, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट द आइडिया इज कि बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्लोज्ड वॉल के बीच में, दो लोगों के बीच में अगर कोई कॉन्वर्सेशन होता है, तो हु इज राइट एंड हाउ टू प्रूव इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये मतलब दिस इज नॉट अ वन लाइन आंसर ऑन इन अ ब्लैक एंड व्हाइट, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड एज ऑफ नाउ इज कि इन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज था, लेकिन लेटर ऑन द सर्कमस्टेंसेस चेंज्ड, तो उस केस में आप उसको रेप नहीं बोल सकते। दैट्स माय फाइनल वर्ड ऑन दिस। तो यस सर। सर्कमस्टेंसेस सर चेंज हो गए लेकिन मेंटेनेंस देना है। सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, ही विल नॉट मेंटेनेंस बी के लिए भी कन्विक्टेड हाँ। फॉर रेप। नहीं, आप देखिए जैसे मेंटेनेंस है, तो जैसे हम जब मैरिज के कंटेक्स्ट में मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, तब तो हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस है कि दोनों की मैरिज सोलमनाइज्ड हुई थी। उसके बाद चाहे वो एक दिन साथ रहे, चाहे 2 दिन साथ रहे, या बिल्कुल साथ नहीं रहे, उसके बाद भी आपका मेंटेनेंस का अधिकार है, क्योंकि हमने एक एक बेंचमार्क बनाया हुआ है। जब आप लिव इन रिलेशनशिप की बात करते हो, तब वहां पे दैट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस। कितने समय से रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों अलग अलग फ्लैट्स में थे, कभी मिल रहे थे या कुछ हो रहा था। मतलब इट टोटली डिपेंड्स। अगर अगर कोर्ट को इस बात पे भरोसा है कि दिस इज अ नेचर ऑफ मैरिज, एंड विद द हेल्प ऑफ एविडेंस ऐसा लगता है कि बस इनमें शादी नहीं हुई थी बट एवरीथिंग वाज लाइक अ मैरिज, तो उस केस में दे कैन प्रोवाइड मेंटेनेंस। बट वो कोई मतलब देयर इज नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला, मतलब विदाउट द फैक्ट्स ऑफ द केस यू कैन नॉट डिसाइड। ऐसा है। क्लियर? श्योर सर, श्योर, क्लियर सर। ठीक है, तो ये भाई ग्रे एरियाज हैं, मतलब जो ज्यूरिस्प्रूडेंस इज डेवलपिंग ऑन देम। बट अच्छा है, आप लोग पढ़िए जाके, जजमेंट्स हैं, मतलब आई हैव स्टडीड देम, नाम तो मुझे अभी नहीं याद है, बट यस दे दे एग्जिस्ट। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई फटाफट से। तो अपने को ये बात समझ में आ गई भाई कि वाइफ कौन कौन हो सकता है। लीगली वेडेड वाइफ तो हो ही सकती है, डिवोर्स्ड वाइफ भी हो सकती है, कई कई सर्कमस्टेंसेस में सेकेंड वाइफ भी हो सकती है, और मुस्लिम विमेन के कंटेक्स्ट में उनको कैसे मिल सकता है, और लिव इन रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। ये तो बात हुई कि एक वाइफ को कब कब मेंटेनेंस मिल सकता है। अब बात करेंगे कि कब उनको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। कब उनको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा? वेन wife not entitled to maintenance। ठीक, इसमें आपकी आती हैं 6 चीजें। क्या क्या? पहला आता है, इफ द वुमेन, if she has not remarried or even not divorced, but she is living in adultery। शी इज लिविंग इन एडल्ट्री, ठीक है, एडल्ट्री में रह रही है, तो शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। उसके बाद, इफ शी इज लिविंग सेपरेटली विदाउट सफिशिएंट कॉज, विदाउट सफिशिएंट कॉज, जिसमें आप लोग आरसीआर की डिग्री लगाते हो, कि भाई अगर साथ में रहने से मना कर देना बिना किसी कारण के, एंड आफ्टर दैट यू क्लेम मेंटेनेंस, तो यू कैन नॉट गेट दैट। द आइडिया इज, फिर आप डिवोर्स लो, डिवोर्स के बाद करो। द आइडिया इज कि मतलब अगर कोई रीजन है, मान लो जो हस्बैंड है वो अपने साथ में एक मिस्ट्रेस रखता है, वो एक और लड़की अपने साथ में रखता है, तो ऐसी परिस्थिति में वाइफ इज वेरी मच फ्री टू गो एंड रिजाइड समवेयर एल्स, और फिर हस्बैंड को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। या मान लीजिए हस्बैंड को कोई ऐसी इलनेस है, ऐसी स्किन डिजीज है जो कम्युनिकेबल है या एक्सेट्रा, तो इन दैट सिचुएशंस द वाइफ इज जस्टिफाइड, मतलब शी हैज अ सफिशिएंट कॉज टू स्टे अवे फ्रॉम द हस्बैंड और द फैमिली। बट इफ दैट इज नॉट द कॉज एंड शी इज लिविंग सेपरेटली विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन, भाई वो डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, उसकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, उसकी इलनेस हो सकती है, दीज आर ऑल जेन्युइन कॉजेस, इस पे आपको मेंटेनेंस मिलेगा। बट अगर आप बिना कारण के, विदाउट सफिशिएंट कॉज लिविंग सेपरेटली, यू कैन लिव सेपरेटली, यू कैन लिव सेपरेटली, बट देन यू कैन नॉट आस्क फॉर कॉम्पनसेशन फॉर मेंटेनेंस। ठीक है, ये हो गया लिविंग सेपरेटली विदाउट सफिशिएंट कॉज। उसके बाद, अगर आपके बीच में सेपरेशन हो गया है,
सेपरेशन विद म्यूचुअल कंसेंट, विद म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट से अगर सेपरेशन या डिवोर्स हो गया है, म्यूचुअल कंसेंट से, कि आपने अग्री कर लिया है कि वी डोंट, मतलब म्यूचुअल म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स हुआ है या म्यूचुअल कंसेंट से सेपरेशन हुआ है, तो यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। ठीक है। उसके बाद इफ द विमेन हैज रीमैरिड, अब यहां पे ध्यान रखिएगा, ये विमेन के रीमैरिड पे है, हस्बैंड के रीमैरिड होने पे कुछ नहीं होगा। हस्बैंड को फिर भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा, कम हो सकता है। मतलब अगर उसकी एक शादी हुई थी, उससे डिवोर्स हो गया, अब वो उस लड़की को, उस महिला को मेंटेनेंस दे रहा है, और उसने दूसरी शादी कर ली और लड़की ने दूसरी शादी नहीं करी, तो हस्बैंड को देना ही पड़ेगा मेंटेनेंस। ठीक है। मेंटेनेंस का अमाउंट कम हो सकता है कि भाई अब जिससे उसने आप शादी की है उसको भी मेंटेन करना है, तो इस ग्राउंड पे वो अपना मेंटेनेंस कम करवा सकता है, लेकिन मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर वाइफ गेट्स रीमैरिड, सो शी डज नॉट हैव द राइट टू गेट मेंटेनेंस। ठीक है। पेमेंट ऑफ डावर, पेमेंट ऑफ डावर, वही जो अपन ने पिछली बात की कि अगर इद्दत पीरियड के दौरान इतना पैसा दे दिया गया है टू मेंटेन हरसेल्फ, तो शी कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस फर्दर। ठीक है। और या फिर कोई वेवर हुआ है, वेवर का मतलब वाइफ ने अपने राइट टू गेट मेंटेनेंस को वेव ऑफ कर दिया। दिस वेवर इज जनरली डन व्हेन देयर इज अ एलिमनी पेड, मतलब एक, अगर मान लीजिए 1-2 करोड़ रुपए एलिमनी पे कर रहे हैं, तो उसके बाद वो खुद ही कंसेंट कर देते हैं कि वी विल नॉट बी आस्किंग मेंटेनेंस। ठीक है। तो ये चीज जो है, ये लॉ यहां पे कहता है। तो दीज आर द 6 वेज, 6 सिचुएशंस अंडर विच अ वुमन कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस। ठीक है। अगर इफ शी इज लिविंग इन एडल्ट्री, living separately without sufficient cause, they both have separated with mutual consent, remarried, payment of dower और waiver। मैं चलो क्वेश्चंस ही देख लेता हूं। कैन बी बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, देखो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट से हो सकता है, बट दैट इज ऑन एनी ऑफ दीज ग्राउंड्स इवेंचुअली, मतलब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तो हो सकता है मेंटेनेंस, बट इन्हीं में से किसी ग्राउंड पे होगा, तो वी डू नॉट रीड इट अलग से। अब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट से तो कुछ भी हो सकता है, बट इवेंचुअली इन्हीं से होगा। ठीक है। होगा तो इन्हीं से। समझ गए? समझ गए? चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये हो गई पूरी वाइफ की कहानी कि वाइफ में कौन कौन आएगा, वाइफ कब कब क्लेम कर सकती है और वाइफ कब कब नहीं क्लेम कर सकती है। ठीक है। ये समझ में आ गया पूरी बात आपको? पूरी बात समझ में आ गई मेंटेनेंस की कहानी। अब इसमें आ जाता है लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड। क्या आ जाता है? लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड। अब देखो यहां पे ये कहता है कि द लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड मैरिड और नॉट आर लाइबल टू बी मेंटेन्ड बाय द फादर। ठीक। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई भी लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड है, चाइल्ड का मतलब 18 साल, तो उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, फादर की है टू बी प्रिसाइज। अब यहां पे एक बात और समझनी है आपको कि आपका सवाल आएगा सर कि अगर कोई चाइल्ड है, मतलब 18 साल से कम है, तो फिर उसकी मैरिज कैसे हो सकती है? यहां पे क्यों लिखा है मैरिड और नॉट? तो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये समझाता हूं कि हमारे देश में जो चाइल्ड मैरिज है वो एक वॉइड मैरिज नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ वॉइड मैरिज एंड पनिशेबल मैरिज। अगर आप क्या नाम है, चाइल्ड मैरिज के लिए पढ़ेंगे जाके, तो उसमें जो प्रोविजन, जो एक्ट है आपका, वो ये कहता है कि अगर कोई चाइल्ड मैरिज करता है तो उसके पेरेंट्स को 3 साल तक, 2 साल तक की सजा हो सकती है। कहने का मतलब हमारे देश में जो चाइल्ड मैरिज है, दैट इज नॉट पर से इलीगल और वॉइड। द आइडिया इज इफ समबडी डज अ चाइल्ड मैरिज एंड इट इज कंप्लेन्ड अबाउट इट, तो आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है। ठीक है। तो यहां पे आपको समझना है। ठीक है। हाँ, इवन पर्सनल लॉज में भी हो सकती है। हाँ, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में सेक्शन 12, करेक्ट। नहीं 12 नहीं है, शुरुआत का ही है, 2-3 है शायद। चलो आप देख लेना। सो द आइडिया इज कि आपको बस इतना याद रखना है कि लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड को मेंटेन करना है। ठीक। इसके बाद आता है लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड, सन और डॉटर नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड। इसका मतलब होता है अगर कोई भी बच्चा है जो 18 से ऊपर हो गया है, तो पिछले प्रोविजन में लिखा है कि 18 साल तक के बच्चे को आपको मेंटेन करना है। अब बच्चा 18 से ऊपर हो गया है, तो सिंपल नियम है, 18 से ऊपर हो गया तो ही इज नॉट लाइबल टू बी मेंटेन। लेकिन
इफ योर सन और डॉटर, नॉट योर मतलब एक्स वाई जी पर्सन, किसी भी इंसान के सन और डॉटर फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड हैं, तो ऐसी परिस्थिति में दे हैव टू बी मेंटेन्ड इवन आफ्टर 18 ईयर्स। उनको 18 साल के बाद भी मेंटेन करना है, ठीक। लेकिन अगर कोई डॉटर है जिसकी शादी हो गई है और वो फिजिकली मेंटली डिसेबल है, 18 साल के ऊपर की है, तो ऐसी परिस्थिति में द फादर इज नॉट ऑब्लाइज टू मेंटेन हिज डॉटर। वो जिम्मेदारी उसके पति की हो जाएगी जिससे उसने शादी करी है। तो कहने का मतलब ये है कि लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट सन और डॉटर के केस में, इफ दे आर फिजिकली और मेंटली डिसेबल, द फादर हैज टू मेंटेन देम इवन आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज। ओनली इन द केस व्हेन अ डॉटर हैज बीन मैरिड, तो उस परिस्थिति में उस डॉटर का जो हस्बैंड होगा वो उसको मेंटेन करेगा और फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ठीक। उसके बाद आता है फादर एंड मदर। उसके बाद आता है फादर एंड मदर। अब फादर एंड मदर के केस में क्या होता है कि भाई फादर एंड मदर तो कर ही सकते हैं, मतलब इसमें भी 144 में भी कर सकते हैं, पर्सनल लॉज में भी कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं एडॉप्टिव फादर और मदर। एडॉप्टिव फादर और मदर का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ थे और उनके कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने एक बच्चे को एडॉप्ट कर लिया। बच्चे को एडॉप्ट कर लिया, तो ऐसी परिस्थिति में ये लोग क्या हो गए, ये एडॉप्टिव फादर एंड मदर हो गए। तो ये भी अपने बच्चे से जो है वो क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और इवन इवन द फादर एंड मदर कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम देयर डॉटर्स। अगर उनके पास कोई भी सन नहीं है या सन के पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है और डॉटर है जिसके पास सफिशिएंट मीन है, तो ऐसी परिस्थिति में द पेरेंट्स कैन क्लेम मेंटेनेंस इवन फ्रॉम द डॉटर्स, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद देखो इनका सवाल क्या है, सर व्हाट इफ द हस्बैंड इज माइनर इन केस द डॉटर इज अ फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड। ये कह रहे हैं कि अगर कोई डॉटर है वो फिजिकली और मेंटली डिसेबल है और जिससे शादी हुई है वो माइनर है, मतलब द डॉटर इज मेजर बट द पर्सन टू whom दैट डॉटर फिजिकली and मेंटली डिसेबल्ड हैज बीन मैरिड वो माइनर है। तो उस केस में वो जो माइनर बच्चा है, उस जो लड़का है उसके पेरेंट्स उनको मेंटेन करेंगे, ठीक है। हाँ, पता नहीं कितना तुम लोग का दिमाग चलता है, कहाँ कहाँ के क्वेश्चन लेके आता है। अरे सिंपल पढ़ लो, इतने में हो जाएगा, ठीक है। तो डॉटर को भी मेंटेन करना है। एक चीज और आती है, वो आती है स्टेप मदर की। अब स्टेप मदर के केस में क्या है, स्टेप मदर के केस का ये मतलब है कि मान लीजिए कोई ये हस्बैंड था और ये वाइफ था, वाइफ वन थी, ठीक। इन दोनों के बीच में एक चाइल्ड हुआ, ठीक। उसके बाद वाइफ की डेथ हो गई या वाइफ ने डिवोर्स ले लिया या जो भी हुआ, उसके बाद हस्बैंड ने एक दूसरी लड़की से शादी करी, वाइफ टू से, चाइल्ड को अपने पास ही रखा, या मान लेते वाइफ वन की डेथ ही हो गई थी। उसके बाद क्या होता है, हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है। तो ये जो वाइफ टू थी ये इसकी क्या है, ये स्टेप मदर है। तो लॉ कहता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ टू के बीच में कोई भी चाइल्ड नहीं था, हस्बैंड और वाइफ टू के इन दोनों के बीच में कोई भी चाइल्ड नहीं था, तो इनका जो चाइल्ड है वो स्टेप मदर से क्लेम कर सकते हैं, ठीक। समझ गए, समझ गए। यस सर। अब अपन ने जो है पूरा ये समझ लिया है। एक बार देखिए, अब आपके जो सवाल है वो मैं पढ़ रहा हूं। अब आप फटाफट से सवाल, चलिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इंटरिम मेंटेनेंस। क्या आता है कि देखिए भाई मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग्स तो चलेंगी, ठीक है, और चलेंगी, डिसीजन होगा, नियम कायदे बनेंगे, सब होगा। लेकिन अगर आप एक महिला की तरफ से सोचें या एक पेरेंट या बच्चों की तरफ से सोचें, तो व्हेन दे हैव कम टू द कोर्ट टू आस्क मेंटेनेंस, द लॉ प्रिज्यूम्स दैट दे डोंट हैव मनी। तो उनको शुरुआत में ही पहले आपको इंटरिम मेंटेनेंस देना होगा ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द डिस्प्यूट। वंस द डिस्प्यूट इज डिसाइडेड तब तो रेगुलर मेंटेनेंस चलेगा, लेकिन आपको इंटरिम मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा, इंटरिम मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा।
नाउ दिस इंटरिम मेंटेनेंस इज ड्यूरिंग द पेंडेंसी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा दिया जा सकता है। आपको बस इतना याद रखना है कि इंटरिम मेंटेनेंस की अगर कोई एप्लीकेशन लगाई गई है तो दैट हैज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 60 डेज। 60 डेज में इस पे डिसीजन आना है कि आप इंटरिम मेंटेनेंस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। इंटरिम मेंटेनेंस में द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट और द प्रोसीडिंग्स विद रेफरेंस, मतलब कोर्ट प्रोसीडिंग्स का खर्चा भी इंक्लूड होता है आमतौर पर। ठीक है, 60 डेज में कोर्ट को एप्लीकेशन को डिसाइड करना है कि इंटरिम मेंटेनेंस पे किया जाएगा या नहीं पे किया जाएगा। इसके बाद जब आप 60 डेज में एप्लीकेशन को डिसाइड करते हैं तो ये भी उसमें मेंशन किया जाता है कि आप ये जो इंटरिम मेंटेनेंस है ये फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन लगा रहे हैं, एप्लीकेशन लगा रहे हैं या डेट ऑफ ऑर्डर लगा रहे हैं। बात समझिएगा। देखिए भाई, आपने आज डाली इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन, अब वो 40 दिन बाद डिसाइड हुई, 50 दिन बाद डिसाइड हुई, तो जब 50 दिन बाद कोर्ट ने डिसाइड की तो कोर्ट हैज टू मेंशन कि ये जो ऑर्डर इफेक्टिव होगा ये डेट ऑफ द ऑर्डर से होगा या डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस से होगा। तो ये कोर्ट को मेंशन करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका मान लीजिए ऑर्डर आ गया, जब भी आ गया डेट ऑफ एप्लीकेशन और ये ऑर्डर आ गया। ऑर्डर आने के बाद अगर पार्टी के द्वारा फेलियर फेलियर टू पे होता है, फेलियर टू पे होता है, फेलियर टू पे होता है विदाउट सफिशिएंट कॉज, विदाउट सफिशिएंट कॉज, चाहे इंटरिम का हो चाहे फाइनल का हो, तो आपको फॉर एवरी वॉयलेशन 1 मंथ का इंप्रिजनमेंट दिया जा सकता है। हर एक बार का मेंटेनेंस जो आपने नहीं पे किया है वहां पे आपको 1 मंथ का इंप्रिजनमेंट हो सकता है। और अगर जिसको भी इंटरिम मेंटेनेंस देने को कहा गया था उसने फेलियर टू पे था, मतलब ही डिड नॉट पे द मेंटेनेंस, तो ऐसी परिस्थिति में द क्लेमेंट कैन कंप्लेंट विद इन 1 ईयर, मतलब लिमिटेशन पीरियड जो है वो 1 ईयर, लिमिटेशन पीरियड जो है वो 1 ईयर है। इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए जनवरी का मेंटेनेंस देना था, जनवरी 2025 में एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना था, उसने जनवरी 2025 में मेंटेनेंस नहीं दिया, तो अब वाइफ को उसकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तो वाइफ को कंप्लेंट करने के लिए जनवरी 2026 तक का समय है, यानी ही हैज अ टाइम फॉर 1 ईयर। अगर इफ शी हैज टू कंप्लेन, इफ शी कंप्लेन्स इन 1 ईयर, तो ही कैन बी इम्प्रिजनमेंट टू 1 मंथ ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर एवरी वॉयलेशन। हर महीने का मेंटेनेंस ना देने पर 1 महीने की सजा, अधिकतम 1 महीने की सजा हो सकती है। ठीक है, और इसकी जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो समन्स केस की तरह चलेंगी। आगे हम समन्स केस पढ़ेंगे तो समन्स केस की तरह इसकी प्रोसीडिंग्स चलेंगी। जो लिमिटेशन पीरियड है वो 1 ईयर है, पनिशमेंट जो है वो 1 मंथ है। ठीक, ये दोनों पे अप्लाई होता है, इंटरिम और रेगुलर मेंटेनेंस पे। इसके बाद एक पॉइंट आता है ज्यूरिसडिक्शन का, कि किस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन होगी टू डिसाइड द सूट ऑफ मेंटेनेंस। सूट भी नहीं, कंप्लेंट ऑफ मेंटेनेंस। तो कह सकते हैं कि जिससे भी आप एप्लीकेशन। मेंटेनेंस मांग रहे हैं, बताइए बेटा, एनीवन सेइंग एनीथिंग? एप्लीकेशन होती है मेंटेनेंस की, हाँ। एप्लीकेशन होती है फॉर मेंटेनेंस। नहीं वो तो ठीक है, और कोई पूछ रहा है? हाँ, मानिक जी, हो सकता है फॉर एवरी वॉयलेशन इट इज 1 मंथ, और अगर वो विद इन लिमिटेशन है तो किया जा सकता है। ठीक है, तो कहां पे फाइल किया जाएगा? वेयर द पर्सन जिससे क्लेम किया गया मेंटेनेंस ही रिसाइड्स, वेयर ही एंड हिज वाइफ रिसाइड्स अभी, और लास्ट रिसाइडेड विद द वाइफ और मदर ऑफ illegitimate child, legitimate child,
और फादर और मदर रिजाइड, फादर और मदर रिजाइड्स, तो इन सब जगहों पे जुरिस्डिक्शन बनती है। अगर किसी हस्बैंड से किसी वाइफ को मेंटेनेंस क्लेम करना है तो हस्बैंड जहाँ रह रहा है वहां पे आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो, जहाँ पे वो उसके साथ रह रहा है उस वहां पे कर सकते हो, या जहाँ पे लास्ट रिजाइड किए थे वहां पे कर सकते हो। पेरेंट्स को अगर करना है तो पेरेंट्स जहाँ रहते हैं वहां कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे उनका लड़का रहता है वहां पे कर सकते हैं। सो द आइडिया हियर इज कि ये चारों ज्यूरिसडिक्शंस आपकी बनती है फॉर द पर्पस ऑफ द सेम। इसमें एक चीज और है कि अगर द अक्यूज और द पर्सन हु हैज टू पे द मेंटेनेंस वो अपियर नहीं होता है टू गेट द केस डिसाइडेड, तो ऐसी परिस्थिति में द कोर्ट कैन डिसाइड एक्स पार्टे, और एक्स पार्टे वो मेंटेनेंस का ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन एक्स पार्टे मेंटेनेंस का जो ऑर्डर होता है, अगर कोर्ट ने एक्स पार्टे ऑर्डर किया है, कोर्ट ने एक्स पार्टे ऑर्डर किया है, तो उसमें 3 महीने का टाइम होता है। इसको लिमिटेशन पीरियड तो नहीं बोलेंगे, बट 3 मंथ्स में अगर वो हस्बैंड या वो मेल, वो सन या हस्बैंड या फादर, सन हस्बैंड या फादर अगर 3 मंथ्स में अपीयर हो जाता है तो कोर्ट उसको सुन के उसका एक्स पार्टी जजमेंट को डिसाइड कर सकती है वापस से। इसका मतलब इफ दैट पर्सन मतलब दे कैन सेट असाइड द एक्स पार्टी ऑर्डर एंड डिसाइड आफ्टर हियरिंग द हस्बैंड सन और फादर if he appears within 3 months of the passing of the ex parte decree by the court। ठीक, उसके बाद 146 लास्ट सेक्शन आता है आपका, जो ऑल्टरेशन की बात करता है। किसकी बात करता है? ऑल्टरेशन की। अब देखो सिंपल बात है यार, सारी चीजों पे डिपेंडेंट होता है। मैंने आपको बताया एक सिंपल बात है कि मान लीजिए किसी हस्बैंड ने किसी वाइफ के साथ डिवोर्स कर लिया, उसको मेंटेनेंस पे कर रहा है। पहला अपन ने देखा कि डिवोर्स के बाद वो दोबारा शादी कर लेता है, तो ही कैन अप्लाई टू द कोर्ट दैट ही वांट टू ऑल्टर हिज मेंटेनेंस। मान लीजिए इफ ही वाज वर्किंग समवेयर, उसकी नौकरी चली जाती, इन दैट केस ऑल्सो ही कैन आस्क फॉर मेंटेन ऑल्टरेशन इन द मेंटेनेंस। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल उसके फैमिली में किसी के साथ मेडिकल कंडीशन आ जाती है, पिताजी का इलाज करवाना है या कुछ भी करवाना है, या वाइफ कमाना शुरू कर देती है, इनिशियली नहीं कमा रही थी। सो दीज आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व। तो लॉ 126 का सिंपल कहता है कि अगर जो भी कोर्ट ने मेंटेनेंस दिया है उसको अगर आपको चेंज कराना है तो ऑल्टरेशन की जो एप्लीकेशन है वो 147 में लगती है, जिसके अंदर बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ सर्कमस्टांस यू कैन डिसाइड द मेंटेनेंस। ठीक है, सो दैट इज द लॉ विद रेफरेंस टू मेंटेनेंस। ठीक है, ये पूरा लॉ है। अगर आप इस चार्ट को समझ जाएंगे तो देयर इज नथिंग दैट यू विल स्किप द कंसेप्ट ऑफ मेंटेनेंस। अब बताइए आप लोग, इसके आगे पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, अनलॉफुल असेंबली आज पढ़ना है या कल पढ़ना है? आई हैव द नोट्स, बाकी आप जैसा बताएं।